फिल्म की शुरुआत में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो बर्फीले पहाड़ों पर रहता है। ये लोग जंगली हाथियों का शिकार कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि इन पहाड़ों पर जंगली हाथी अब बहुत कम आने लगे और कभी कभी तो आते ही नहीं। इसकी वजह से कबीले वालों को भूख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति ने पूरे कबीले को दुखी कर दिया है। इस कबीले में एक बुजुर्ग महिला है जिसे सभी बड़ी माँ कहते हैं। बड़ी माँ आत्माओं से बात करने और पूर्वजों से समस्याओं का हल पूछने की शक्ति रखती हैं। उन्होंने कई बार पूर्वजों की आत्माओं से इस समस्या का समाधान जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक रात बड़ी माँ को आत्माओं से उत्तर मिला। कहानी में मोड़ तब आता है जब कबीले वालों को जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई होती है। वे उसे बड़ी माँ के पास ले जाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती हैं कि वह उन 4 पैरों वाले राक्षसों के आगमन की सूचना देने आई है जो हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सब तब होगा जब कबीला अपने अंतिम शिकार पर जाएगा। लेकिन बड़ी माँ कबीले को आश्वासन देती हैं कि चिंता मत करो, उस समय एक नए योद्धा का उदय होगा। यह लड़की उस योद्धा की पत्नी बनेगी। इस लड़की का नाम एवलेट रखा जाता है। इसी कबीले में डिले नाम का एक लड़का है जो एवलेट को पसंद करने लगता है। बड़ी माँ की भविष्यवाणी सुनने के बाद डिले के पिता चिंतित हो जाते हैं। उनके पास कबीले का प्रतीक श्वेत भाला है। हमें पता चलता है कि डिले के पिता को कबीले में सबसे बहादुर शिकारी माना जाता था। वे हर शिकार में सबसे पहले हाथी का सामना करते थे। लेकिन एक दिन डिले के पिता एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। एक रात वे अपने सबसे करीबी दोस्त टिक टिक से कहते हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा, पर वादा करो कि मेरे जाने का कारण किसी को नहीं बताओगे। इसके साथ ही वे अपने दोस्त को कबीले का श्वेत भाला सौंप देते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। डिले के पिता के अचानक गायब होने के बाद कबीले के लोग डिले को ताने देने लगते हैं। वे कहते हैं कि उसके पिता कायर थे और डर के कारण भाग गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस बीच एवलेट और डिले दोनों खुद को काफी अकेला महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कई साल बीत जाते हैं और दोनों अब जवान हो चुके हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब जंगली हाथी एक बार फिर उनके इलाके में लौटते हैं। कबीले के लोग यह फैसला करते हैं कि जो सबसे पहले हाथी का शिकार करेगा उसी की शादी एवलेट से होगी। इसके साथ ही उसे श्वेत भाला सौंपा जाएगा और कबीले का नया लीडर बनाया जाएगा। एवलेट डिले से कहती है, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम शादी कर लेंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन डिले साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, नहीं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जैसे मेरे पिता चले गए वैसे मैं नहीं जाऊंगा। देखना, मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुम्ही से शादी करूंगा। तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद पूरा कबीला जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जल्द ही वे एक विशाल जंगली हाथी को एक बड़े जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हाथी अपनी ताकत से भागने लगता है। जाल हाथी शरीर पर फंसा रहता है और सभी कबीले वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हाथी की रफ्तार और ताकत के आगे सबको जाल छोड़ना पड़ता है। डिल्ले का हाथ जाल में फंसा रह जाता है और हाथी उसे घसीटते हुए पहाड़ों की चोटी तक ले जाता है। वहां पहुंचकर हाथी डिल्ले पर हमला कर देता है। डिल्ले अपने पास मौजूद भाला उठाकर हाथी पर वार करता है, लेकिन भाले से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हाथी फिर से डिल्ले पर हमला करता है। तभी डिल्ले को एक और भाला दिखाई देता है। वह किसी तरह उसे उठाता है और गलती से हाथी को मारने के लिए फेंक देता है। इस बार भाला सीधा हाथी के शरीर में गहराई तक धंस जाता है और हाथी वहीं ढेर हो जाता है। कबीले वाले यह देखकर खुशी से झूम उठते हैं। डिले को सम्मान के तौर पर श्वेत भाला सौंपा जाता है और कबीले के फैसले के मुताबिक एवलेट उसकी पत्नी बनने का अधिकार पा जाती है। दोनों की शादी तय कर दी जाती है। लेकिन डिले के मन में एक सवाल उसे लगातार कचोटता है। वह जानता है कि उसने जाल को पहले ही छोड़ दिया था। उसका हाथ बस जाल में फंसा रह गया था। वह यह भी महसूस करता है कि उसने हाथी को अपने कौशल से नहीं मारा, बल्कि हाथी गलती से उसके भाले में आ गिरा। डिले श्वेत भाला लौटाने का फैसला करता है। वह एवलेट से कहता है, मैंने इस हाथी को नहीं मारा, बल्कि वह अपने आप मेरे भाले में आ गिरा, इसलिए मैं इस श्वेत भाले को स्वीकार नहीं कर सकता। डिले के श्वेत भाला लौटाने का सीधा मतलब था एवलेट को खो देना, क्योंकि कबीले के नियम के अनुसार एवलेट उसी की पत्नी बनेगी जिसने जंगली हाथी का शिकार किया हो। एवलेट इस फैसले से बेहद नाराज हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे छोड़ दिया, और गुस्से में डिले से दूर चली जाती है। उस रात कबीले पर एक बड़ा हमला होता है। घोड़ों पर सवार अजनबी योद्धा कबीले पर धावा बोलते हैं। वे कई आदमियों और औरतों को बंदी बना लेते हैं, जिनमें एवलेट भी शामिल होती है। हमला इतना भयंकर था कि कबीले वाले बचाव नहीं कर सके। हालांकि डिले और उसके कुछ साथी किसी तरह इस हमले से बच जाते हैं। डिले गुस्से और दुख से भरा हुआ अपने बचे हुए साथियों से कहता है, मैं अपने कबीले के लोगों और एवलेट को बचाकर जरूर वापस लाऊंगा। कर्ण, उसका एक साथी, उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, डिले, उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, वहां जाना नामुमकिन है। डिले कर्ण की बात को अनसुना करते हुए जवाब देता है, जिन लोगों ने हम पर हमला किया वे भी तो वहीं से आए हैं। अगर वे आ सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं।
मैं उनका पीछा करूंगा और अपने लोगों को वापस लाऊंगा। इसके बाद डिले और उसके कुछ साथी घोड़ों के पैरों के निशानों को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यह यात्रा बेहद कठिन और खतरों से भरी थी। रास्ते में उन्हें बर्फीले तूफान, ऊंची नीची पहाड़ियां और जंगली जानवरों का सामना करना, लेकिन उनके मन में अपने कबीले के लोगों और एवलेट को बचाने का दृढ़ संकल्प था। डिल्ले जानता था कि यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक परीक्षा है। उन्हें न केवल अजनबियों के किले तक पहुंचकर अपने लोगों को छुड़ाना था, बल्कि खुद को और अपने साथियों को सही सलामत वापस भी लाना था। हर कदम पर उनका सामना नए चैलेंज से हो रहा था, लेकिन डिले और उसके साथी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कई दिन और रातों के मुश्किल सफर के बाद डिले और उसके साथी आखिरकार पहाड़ों के उस पार पहुंच जाते हैं, जहां धरती फैली हुई दिखाई देती है। वहां से आगे बढ़ते हुए घने जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में उन्हें अपने कबीले के लोग और एवलेट दिखाई देते हैं, जिन्हें बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। रात के समय डिले और उसके साथी एक योजना बनाते हैं। डिले चुपके से एवलेट और कुछ अन्य बंदियों को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी दुश्मन जाग जाते हैं और हमला कर देते हैं। वे डिले और उसके साथियों को दोबारा पकड़ लेते हैं। संघर्ष के दौरान डिले का एक साथी बुरी तरह घायल हो जाता है। हालांकि डिले एक बार फिर दुश्मनों के चंगुल से बच निकलता है। डिल्ले अपने घायल साथी को खींचते हुए बीहड़ से बाहर लाने की कोशिश करता है। रास्ते में उन्हें भूख सताने लगती है और डिल्ले शिकार करने निकलता है, लेकिन शिकार की तलाश में वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इस गड्ढे में पहले से ही कई जानवर फंसे हुए होते हैं, जिनमें एक विशाल शेर भी शामिल होता है। गड्ढे में बारिश शुरू हो जाती है और पानी भरने लगता है। शेर डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। वह शेर को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डिल्ले अपनी जान जोखिम में डालकर शेर को आजाद कर देता है। शेर बिना डिले को नुकसान पहुंचाए गड्ढे से बाहर निकल जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। डिल्ले गड्ढे से बाहर निकलने के बाद अपने घायल साथी के पास लौटता है। उसका साथी अब ठीक हो चुका होता है। साथी डिल्ले को बताता है, कल रात मैंने यहाँ चिल्लाने की आवाजें सुनी, और दोनों उसी दिशा में जाने का फैसला करते हैं। आग जहाँ से आवाजें आई थी। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस गाँव पर कल रात किसी ने हमला किया था। गाँव के लोग घबराए हुए और सतर्क होते हैं। जैसे ही डिले और उसका साथी गाँव में कदम रखते हैं, वहां के कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से वह शेर वहां प्रकट होता है, जिसे डिल्ले ने गड्ढे में से बचाया था। शेर को देखते ही गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। शेर सीधा डिल्ले की ओर बढ़ता है। डिल्ले उसे शांत स्वर में कहता है, मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? शेर कुछ पल के लिए डिल्ले की आंखों में देखता है और फिर बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। यह देखकर गांव के लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उनके लिए यह एक चमत्कार जैसा होता है कि एक शेर ने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के लोग डिले और उसके साथी को अपना मेहमान बना लेते हैं। वे उन्हें खाना खिलाते हैं। बातचीत के दौरान डिले उनसे पूछता है, तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो? गांव के मुखिया बताते हैं, बहुत पहले यहाँ एक आदमी आया था जो धरती की तलाश में था, उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। वह आदमी बहुत बहादुर और दयालु था। डिले तुरंत समझ जाता है कि वे उसके पिता की बात कर रहे हैं। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्साह झलकता है। वह बेचैन होकर पूछता है, क्या आप जानते हैं वह अब कहाँ है? डिल्ले की यात्रा यहाँ से एक नई दिशा लेती है, जहाँ उसे अपने पिता के बारे में और जानने की उम्मीद बंधती है। गांव के लोग डिल्ले को बताते हैं कि उनके अनुसार राक्षस आत्माओं ने उनके कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। ये राक्षस आत्माएं एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह पर रहती हैं, जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। गाँव के मुखिया डिल्ले से कहते हैं, अब तुम ही हमें वहां तक ले जा सकते हो। डिल्ले हैरान होकर पूछता है, सिर्फ मैं ही क्यों? मुखिया जवाब देते हैं, हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी है कि एक आदमी आएगा जो शेर से बातें करेगा। वही आदमी हमारे लोगों को छुड़ाएगा और हमारे कबीले को राक्षस आत्माओं से बचाएगा। यह सुनकर डिल्ले उलझन में पड़ जाता है। इतने में कबीले के लोग आसपास के सभी कबीले वालों को बुलाकर यह सूचना देते हैं कि शेर से बातें करने वाला आदमी आ चुका है। इसी बीच डिल्ले का एक साथी टिक टिक उससे कहता है, डिल्ले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच बताऊं। तुम्हारे पिता डरकर नहीं भागे थे। वे कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए सही जगह ढूंढने निकले थे, ताकि हमारे लोग भूखे न मरे। यह सुनकर डिल्ले गुस्से में पूछता है, तुमने मुझे पहले यह बात क्यों नहीं बताई? उसका साथी समझाता है, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि यह बात किसी को नहीं बताई जाएगी। उन्हें डर था कि अगर यह सच सबको पता चल जाता तो लोग एक एक करके कबीला छोड़कर भागने लगते। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि कबीला टूटे, इसलिए उन्होंने यह राज अपने तक रखा। डिल्ले को यह सुनकर गर्व और दुहक दोनों महसूस होते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने कबीले के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। इस सच्चाई ने डिल्ले को और मजबूत बना दिया। अब वह अपनी जिम्मेदारी समझ चुका था। वह तय करता है कि वह न केवल राक्षस आत्माओं के चंगुल से लोगों को बचाएगा, बल्कि अपने पिता की अधूरी तलाश को भी पूरा करेगा। डिल्ले के साथ आसपास के कबीले के बहुत से लोग एकजुट होकर राक्षस आत्माओं से अपने लोगों को बचाने के लिए माउंटेन्स की ओर बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान वे एक बड़े नदी तक पहुंचते हैं।
कुछ लोग नावों का सहारा लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डिले और उसके साथियों के पास नावें नहीं होती। इसीलिए डिले एक साहसिक फैसला करता है। वह कहता है, हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। भले ही यह रास्ता कठिन और खतरनाक हो, लेकिन हमें अपने लोगों को बचाने के लिए यह जोखिम उठाना होगा। यह सुनकर बाकी साथी भी हिम्मत जुटाते हैं और उनके साथ इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आगे का सफर उन्हें एक विशाल रेगिस्तान से होकर तय करना होता है। यह डेजर्ट इतना बड़ा और दुर्गम था कि पहले कोई भी इसे पार नहीं कर सका था। गर्मी, प्यास और थकावट से जूझते हुए डिले और उसके साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कई दिन और रातों की लंबी यात्रा के बाद वे अंततः अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि हजारों गुलामों को जबरन काम पर लगाया गया है। विशाल पिरामिड बनाए जा रहे थे जो बहुत दूर से दिखाई देते थे। ये पिरामिड देखने में अद्भुत थे। डिल्ले और उसके साथी समझ जाते हैं कि यहाँ उनके कबीले के लोगों को भी बंदी बनाकर मजदूरी करवाई जा रही है। वहां हर तरफ से चीख पुकार और थकावट से टूटे हुए गुलामों की आवाजें सुनाई देती थीं। उन गुलामों की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सैनिक तैनात थे। इनका नेतृत्व एक लीडर कर रहा था जिसे वहां के लोग स्टारलोक देवता कहते थे। लोगों के बीच यह चर्चाएं हो रही थीं कि ये देवता और उनके साथी आसमान से उड़कर आए हैं। कुछ ये मानते थे कि जब उनकी अपनी धरती समंदर में डूब गई तब वे यहाँ पहुंचे। इस लीडर के बारे में और भी रहस्यमयी बातें सामने आती हैं। वह कभी गुलामों के सामने नहीं आता और आके पीछे से ही आदेश देता है। उसका एक ही मकसद था, जल्द से जल्द इन विशाल पिरामिडों का निर्माण पूरा करवाना। डिल्ले ठान लेता है कि वह हर हाल में अपने कबीले के लोगों और अन्य गुलामों को मुक्त करवाएगा, लेकिन इसके लिए उसे न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी बुद्धि और हिम्मत का भी इस्तेमाल करना होगा। डिल्ले और उसके साथी गुलामों के कैंप तक पहुंचने के बाद वहां के हालात को समझने की कोशिश करते हैं। कैंप में गुलामों ने एक आदमी को छुपा रखा था जो देवताओं के समूह से बच निकला था। वह आदमी पूरी तरह से देख नहीं सकता था, लेकिन उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी थी। वह आदमी बताता है कि पहले 3 देवता हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 2 मारे जा चुके हैं। अब केवल एक देवता बचा है जो बाकी सब पर राज कर रहा है। डिले पूछता है, क्या उसे हराने का कोई तरीका है? वह आदमी जवाब देता है, भविष्यवाणी के अनुसार एक ऐसा योद्धा आएगा जिसकी शरीर पर एक खास निशानी होगी। यह निशानी ठीक वैसी ही होगी जैसी निशानियां आसमान में दिखाई देती हैं। यह योद्धा देवता को हराकर सभी गुलामों को आजाद करवाएगा। यह सुनकर सभी डिले से पूछते हैं, क्या तुम्हारी शरीर पर ऐसा कोई निशान है? डिले चुप रहता है। गुलामों के बीच यह बात फैलने लगती है और डिले को यह भी पता चलता है कि उसके पिता को इन लोगों ने मार डाला है। यह खबर डिले को अंदर से तोड़ देती है। जब डिले और उसका साथी कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां के सैनिक देख लेते हैं। इसके बाद उनके बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। डिले और उसका साथी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इस संघर्ष में उसका साथी टिक टिक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले टिक टिक डिले को अपने पिता का श्वेत भाला सौंपते हुए कहता है, डिले, ये भाला अब तुम्हारा है, इसे संभालो और अपने कबीले वालों की रक्षा करो। टिक टिक के इस बलिदान से डिले का हौसला और बढ़ जाता है। वह ठान लेता है कि वह न केवल गुलामों को आजाद करवाएगा बल्कि उस आखिरी देवता को भी हराएगा। यह कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब डिले, एवलेट और उनके साथियों का सामना देवता और उसके गुलामों से होता है। देवता की शक्तियों के सामने सब कुछ बौना पड़ता है, लेकिन डिले का साहस और दृढ़ निश्चय उसे हारने नहीं देता। जब एवलेट के हाथ पर वह निशान दिखते हैं जो आसमान में दिखाई देने वाले निशानों से मिलते जुलते हैं, तब सभी को यह महसूस होता है कि वह वही व्यक्ति हो सकती है जो भविष्यवाणी के अनुसार गुलामों को आजाद कराएगी। देवता उसे अपने पास बुलवाता है और डिले अपने साथियों के साथ एवलेट को बचाने की योजना बनाता है। जैसे ही जंग शुरू होती है, जंगली हाथी भी संघर्ष में शामिल हो जाते हैं, जिससे और भी ज्यादा तनाव पैदा होता है। देवता, जो खुद को सर्वशक्तिमान मानता है, डिले और उसके साथियों के सामने खड़ा होता है। वह एवलेट को देने की शर्त रखता है, लेकिन डिले अपनी बात से पीछे नहीं हटता। देवता की ओर श्वेत भाला फेंकने के बाद डिले पूरी ताकत से जंग का ऐलान करता है। जंग के दौरान डिले और उसके लोग जीत हासिल करते हैं, लेकिन एवलेट की हत्या हो जाती है जब एक कबीले का आदमी उस पर तीर चला देता है। इस दुखद घटनाक्रम के बावजूद डिले अपने पिता और साथियों की याद में लड़ाई जारी रखता है। बड़ी मां की भविष्यवाणी भी अपने चरम पर पहुंचती है। जब वह अपनी शक्तियों के माध्यम से एवलेट को वापस लाती है, उसका जीवन बचा लिया जाता है। आखिरकार डिले को अपने पिता के सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। वह बीजों को अपनी जन्मभूमि पर ले जाकर उन्हें उगाता है, जिससे वहां के लोग अब कभी भी भूख का सामना नहीं करेंगे। यह वही भविष्यवाणी थी जो बड़ी माने की थी। अब डिले ने न केवल अपने कबीले को बचाया बल्कि उन सभी को एक बेहतर भविष्य भी दिया। फिल्म का अंत उस विजन के साथ होता है जो डिले और एवलेट ने देखा था, एक नई दुनिया जहां भूख और दुख का अंत हो चुका है।